नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: धातुओं के साथ अभिक्रिया एवं पॉलीहैलोजन यौगिक। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का उदाहरण 6.9 समझ लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों? अब क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो प्रेरण प्रभाव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रेरण प्रभाव के कारण जो क्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बने कार्बोकैटायन को अस्थायित्व प्रदान करती है। परंतु यहाँ पर अनुनाद प्रभाव भी होता है जो कि कार्बोकैटायन को स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है और यह ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर प्रबल होता है। परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए जो प्रेरण प्रभाव होता है वो अनुनाद की तुलना में प्रबल होता है। इसी के कारण जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होने के कारण भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होते हैं। अब हम समझते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें से सबसे पहली है वुर्ट्ज-फिटिक अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है। इसे वुर्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड के साथ सोडियम एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ पर एल्किल एरीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है वुर्ट्ज अभिक्रिया। नेक्स्ट है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में हम दो अणु जो हैं वो एरिल हैलाइड के लेते हैं और साथ ही यहाँ पर सोडियम के साथ एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर डाइफेनिल एवं NaX का निर्माण होता है और इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं फिटिक अभिक्रिया। अब हम समझते हैं पॉलीहैलोजन यौगिक। एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इनमें से अनेक यौगिक उद्योगों तथा कृषि में उपयोगी हैं, जिसमें से सबसे पहला है डाइक्लोरोमीथेन या मैथिलीन क्लोराइड। तो जो डाइक्लोरोमीथेन का अत्यधिक उपयोग होता है वो विलायक के रूप में, पेंट अपनायक में, एरोसोल में, प्रणोदक के रूप में तथा औषध निर्माण की प्रक्रिया में विलायक के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त यह धातु की सफाई एवं फिनिशिंग विलायक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब हम समझते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है वो वसा, एल्केलाइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के विलायक के रूप में होता है। इसके अलावा वर्तमान में जो क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग होता है वो फ्रेयॉन प्रशीतक यानी कि R22 बनाने में होता है। पहले इसका उपयोग जो होता था वो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता था, परंतु अब इसके स्थान पर ईथर जैसे कम विषैले एवं अधिक सुरक्षित निश्चेतकों ने ले लिया है। तो पहले इसका उपयोग जो होता है वो निश्चेतक के रूप में होता था, परंतु इसके जो हानिकारक प्रभाव थे वो ज्यादा थे ईथर की तुलना में। इसी कारण अब ईथर जो है
इसका उपयोग इसके स्थान पर वर्तमान समय में किया जाता है। इसलिए भंडारण के लिए इसे पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि उसमें वायु ना रहे। अब क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए इसको रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फॉस्जीन नामक विषैली गैस को बना लेती है, जो कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित की गई है। अब हम समझते हैं ट्राई आइडोमेथेन यानी कि आइडोफॉर्म। इसका उपयोग प्रारंभ में पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, परंतु आइडोफॉर्म का यह पूर्तिरोधी गुण आइडोफॉर्म के कारण स्वयं नहीं बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है। अब समझते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका जो अत्यधिक मात्रा में उत्पादन है वो प्रशीतक बनाने तथा एरोसोल केन के लिए प्रणोदक के उत्पादन के उपयोग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेऑन। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रेऑन कहलाते हैं। इसका उत्पादन स्वार्ज अभिक्रिया द्वारा टेट्राक्लोरोमीथेन से किया जाता है। यह एरोसोल प्रणोदक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन के उपयोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेऑन जो गैस है इसका उपयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेटरों में भी किया जाता है। अब पी 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 डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन यानी कि डीडी को समझ लेते हैं। तो डीडीटी का जो मुख्य उपयोग होता है वो प्रबल कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर जो डीडीटी है इसकी संरचना यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, जिसका अर्थ है कि पैरा पोजीशन पे यहाँ पर सीएल होने के कारण पी पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका यहाँ पर पूरा नाम है और इसकी संरचना को यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अब हम समझते हैं सारांश। एल्किल एरिल हैलाइडों को उनकी संरचना में उपस्थित एक, दो अथवा अधिक हैलोजन परमाणुओं के आधार पर क्रमशः मोनो, डाई अथवा पॉली हैलोजन यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चूंकि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब कार्बन और हैलोजन की तुलना में हैलोजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसीलिए साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इसी कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। एल्किल हैलाइडों को एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों के योगज द्वारा एल्कोहलों के OH समूह को फास्फोरस हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड अथवा हैलोजन अम्लों के उपयोग से हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करके बनाया जाता है। एरिल हैलाइडों को एरिनो की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। फ्लोराइडों एवं आयोडाइडों को बनाने की श्रेष्ठ विधि हैलोजन विनिमय विधि है। प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव तथा वांडरवाल्स आकर्षण बलों के कारण कार्बन हैलोजन यौगिकों के क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक होते हैं। ये जल में अल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। एल्किल हैलाइडों के कार्बन हैलोजन आबंध की ध्रुवता इनके नाभिक रागी प्रतिस्थापन, विलोपन तथा धातुओं से अभिक्रिया द्वारा कार्ब धात्विक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। रासायनिक बल गतिकी गुणों के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को
SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है। SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए कायरलता की महत्वपूर्ण भूमिका है। कायरल एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया को विन्यास में प्रतीपन के द्वारा तथा SN1 अभिक्रिया को रेशमीकरण के द्वारा अभिलक्षणित किया जा सकता है। अधिकांश पॉलीहैलोजन यौगिक जैसे डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रेऑन तथा DDT के अनेक औद्योगिक अनुप्रयोग हैं। तथापि इनमें से कई यौगिक शीघ्रता से अपघटित नहीं किए जा सकते, यहाँ तक कि ये ओजोन परत का विरलीकरण करते हैं और वायुमंडल संकट सिद्ध हो रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त पॉलीहैलोजन यौगिकों के विषय में हमने यहाँ पर अध्ययन किया और साथ ही हमने पाठ के सारांश को भी यहाँ पर समझा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।